हाय एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे और यह जो है हम लोग का लेक्चर नंबर 61 चलेगा इस चैप्टर में। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग और इसमें से 4 कर लिए थे हमने। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन तक हो चुका था। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन जब करा था हमने लास्ट क्लास में, तो वहाँ देखे थे हम लोग कि बेंजीन का रिएक्शन कोई सूटेबल हैलाइड से करवाया जा रहा था, तो फिर प्रोडक्ट के रूप में जो है अल्काइल या एलाइल जैसा भी हम लोग ग्रुप ले रहे थे उस तरह का बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ इस बार एसाइलेशन है, मतलब कोई एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है किसी एसिड क्लोराइड से। दिस वन इज एसिड क्लोराइड। लेविस एसिड कैटलिस्ट तो होना ही है, एनहाइड्रस AlCl3। तो बड़ा आसानी से यहाँ से इसका H और इसका Cl, ये कुल मिलाकर के Cl यहाँ से बाहर होगा और प्रोडक्ट के रूप में कुछ ऐसा बनता है C डबल बॉन्ड O R प्लस HCl एंड दिस इज कॉल्ड एसाइल बेंजीन। यह जो ग्रुप देख रहे हो ना, इस पूरे ग्रुप को हम लोग एसाइल बेंजीन कहते हैं। और कहीं ना कहीं यह एरोमेटिक कीटोन हुआ, कहीं ना कहीं यह एरोमेटिक कीटोन हुआ ऐसा। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप जुड़ने से अल्काइलेशन कह रहे थे, एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसे हम एसाइलेशन कहेंगे। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है जैसा वहाँ था कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल का जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। और उसके लिए क्या था कि जो रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, जैसे फिलहाल यहाँ एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसे लेविस एसिड के साथ कंबाइन करवाते थे। लेविस एसिड, वजह कई बार बताया जा चुका है ऐसा। अब जरा यहाँ ध्यान से सोचोगे और समझोगे इस बात को कि क्लोरीन यदि यहाँ लगा हुआ है तो क्लोरीन का लोन पेयर जो है वह तो बगल वाले कार्बन के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है ना, ऐसा देखो जरा ध्यान से। RC यहाँ O पे सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl प्लस। और यदि ऐसा रेजोनेंस हो रहा है तो डेफिनेटली कार्बन पे क्लोरीन पे आना है प्लस, और यदि क्लोरीन पे प्लस आ जाता है तो फिर अगेन यह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को नहीं देगा। मतलब जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे कि क्लोरीन यहाँ जो भी ले रहे थे हेलोजन एटम, उसका लोन पेयर एल्यूमिनियम की तरफ देते थे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और यहाँ इस सिस्टम के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि खुद यहाँ जो है रेजोनेंस के वजह से क्लोरीन का लोन पेयर डिलोकलाइज कर रहा है कार्बन की तरफ, तो क्लोरीन पे आ जा रहा है प्लस। अब एक बार प्लस आ चुका है तो फिर से यह इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को कैसे डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो रेजोनेंस यहाँ दिखा तो दिए हम लोग, लेकिन ये देखना होगा ना कि यह जो रेजोनेंस हो रहा है, जो मेसोमेरिक यहाँ हो रहा है, वह इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिव है या नहीं है। अब इफेक्टिव कह रहे हैं मतलब क्या सोचना है, सो जरा ध्यान दोगे।
ऑर्बिटल की बात करेंगे कि क्लोरीन और कार्बन या 2p है और ये 3p है, ये 2p है और ये क्या है 3p है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो 2p और 3p ऑर्बिटल्स हैं इनके साइज में काफ़ी अंतर है। ये ऑर्बिटल जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका जो रेजोनेंस इधर होगा ना या लेस इफेक्टिव होगा, लेस इफेक्टिव तो समझो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि रेजोनेंस इधर नाम का रह गया है, काम का है नहीं। तो फाइनली फिर अब क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पर एल्यूमिनियम की तरफ देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी 3p है, क्लोरीन भी 3p है, दोनों का ऑर्बिटल सेम है। तो यदि इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्लोरीन के एल्यूमिनियम के पास होता है क्लोरीन का, तो 3p ऑर्बिटल का मच बेटर इंटरैक्शन हो पाएगा और यहाँ जो इसके साथ बॉन्ड बनने वाला है वह ज़्यादा बेहतर बनेगा इसकी तुलना में। इसलिए यहाँ रेजोनेंस ना हो करके इसका लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है दूसरे को डोनेट करने के लिए, और ये ऐसा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl, 2 लोन पेयर बचेंगे और अब यह जा कर के एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा Cl Cl Cl, इस पर प्लस एल्यूमिनियम पे माइनस, और फाइनली फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे। तो कार्बन का इको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा यहाँ ऐसा, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O पे आ जाना है प्लस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ से AlCl4 माइनस। हालांकि इससे ज़्यादा स्टेबल तो यही है, इस सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल ही वाला सिस्टम हुआ ना। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो कार्बन को, ऑक्सीजन पे प्लस से ज़्यादा बेहतर कार्बन पे प्लस है, रेजोनेंस है दोनों, ये दोनों रेजोनेंस है एक दूसरे का। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, नाम एसाइलियम आयन, नाम क्या हो जाएगा इसका एसाइलियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल यही हुआ इस रिएक्शन के लिए। तो प्रोसेस तो सेम ही रहा कि लेविस एसिड के साथ कॉम्बिनेशन, बस यहाँ समझने वाला बात केवल इतना था कि क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम की तरफ ही क्यों जाएगा, जबकि इस ग्रुप में ऑलरेडी एक वैसा चीज़ है जो इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता था। तो इस बात को हमने समझाया ऑर्बिटल के आधार पे कि कार्बन का 2p इसका 3p, बेटर इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए 3p ऑर्बिटल का ठीक से ओवरलैपिंग चलेगा वहाँ से और इस तरह से बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, याद रखोगे। और बाकी क्या स्टेप्स फिर सिमिलर और सेम ही होने वाले हैं जो पीछे पढ़े हम लोग। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होएगा, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के बाद उसका डिप्रोटोनेशन करने से फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो सेकेंड स्टेप में था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसा एरोमेटिक सिस्टम। अब यहाँ से एसाइलियम आयन स्लो होता है ना स्टेप, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अटैक होगा यहाँ पे, देखो एक इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको दिखाने का दूसरा तरीका भी ऐसा था ना, इस तरह का था, ऐसा था, ऐसे। इन दोनों अंतर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात यदि हम लोग करें तो एक तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज के आधार पे देखोगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है, जबकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। और हम लोग जान रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना थोड़ा अनफेवरेबल होता है, उतना फेवर में नहीं होता है, इसीलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा बढ़िया है।
दूसरे तरीके से तुम इसे ऐसे देखो कि इस सिस्टम में अभी देखोगे तो यहाँ कार्बन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस बॉन्ड में, 2 इसमें, 2 इसमें, 6। ऑक्सीजन का देखोगे तो 8 है, 2 4 6 8। लेकिन यहाँ देखोगे तो दोनों का 8 हो गया, कार्बन का भी 8 है, 2 4 6 8, ऑक्सीजन का तो 8 था ही, तो 2 4 6 8, दोनों का 8 है। देखो तो एक ऑक्टेट के हिसाब से देखोगे तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल दोनों का कंपेरेबल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज की वजह से कम हो जा रहा है। ज़्यादा होने का वजह फिर इसमें हो गया ऑक्टेट का पूरा होना और इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस होना। तो ध्यान रखोगे इस बात को, कहीं कहीं इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दिखाया जाएगा, तो ऐसे कहने का मतलब दोनों का ऑक्टेट हो रहा है इसलिए। और यदि यहाँ से दिखाओगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन पे तो अटैक नहीं करेगा, बल्कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा, देन कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर आएगा, तब यहाँ से अटैक होगा ऐसा। तो मतलब वही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना था कि वैसा क्यों दिखाया जा रहा है। H अब यहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R, यहाँ प्लस बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रेजोनेंस दिखला दो, जैसे दिखलाते आ रहे हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और फाइनल स्टेप में इसका डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, डिप्रोटोनेशन ऐसा। COR और फाइनली फिर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। स्टेप फास्ट होना है ऐसा, और बन जाएगा एसाइल बेंजीन। अब यहाँ से जो या H प्लस रिलीज हुआ, ये कंबाइन करता है किसके साथ, AlCl4 माइनस के साथ, और ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं AlCl3 प्लस HCl ऐसा। ऐसे बन जाता है प्रोडक्ट इसमें। तो दो इम्पॉर्टेंट बात हम लोग सीखे कि एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर उधर क्यों जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ, शुरुआत स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन में, और दूसरा बात ये सीखे कि यह रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा कि यह रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोनों में ज़्यादा बेहतर तो होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट वाला, इससे थोड़ा कम ही। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे डायरेक्टली ना दिखा करके यदि इस तरह से दिखाएं और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके कार्बन पर अटैक करवाएं तो यह ज़्यादा बेहतर होने वाला है ऐसा। तो ध्यान रखोगे इन चीज़ों को। सो दिस इज फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें इसे हम लोग, उसके बाद एडवांटेज बताएंगे। उसके बाद एडवांटेज बताएंगे इसका। तो जैसे मान लो बेंजीन का रिएक्शन आप करवा रहे हो एसीटाइल क्लोराइड से, एसीटाइल क्लोराइड से, कैटलिस्ट तो लेना ही है, एनहाइड्रस AlCl3। ऐसा HCl बाहर होगा, क्या कहेंगे इसे, एसीटोफिनॉन कहेंगे इसे, एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट यहाँ ऐसा कुछ ले लें, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, वही एनहाइड्रस AlCl3, फिर से HCl बाहर होएगा, और ये बनेगा प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन। और उसी प्रकार से एक लास्ट ऐसा कुछ रहे HCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, अगेन लेविस एसिड कैटलिस्ट। तो
C डबल बॉन्ड O ऐसा, दिस इज बेंजोफिनोन। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस रिएक्शन के मदद से। अब ये जो दो रिएक्शंस हमने किए फ्राइडल क्राफ्ट्स को लेकर के, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन और दूसरा हमने करा फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, इन दोनों में बेहतर रिएक्शन कौन है? इन दोनों में जो है बेहतर रिएक्शन कौन है, कौन ज़्यादा जो है बेनिफिशियल और आसान होता है करवाना, प्रैक्टिकली डिजायर्ड प्रोडक्ट किसमें मिल सकता है? तो देखो फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन का कल लिमिटेशन हमने बताया था कि वहाँ कार्बोकेटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और उस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसके चलते जो हम लोग बनाना चाहेंगे वो बन नहीं पाएगा। उसमें बताए थे कि यदि आप बनाना चाह रहे हो सपोज एन ब्यूटाइल बेंजीन, 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। और यदि यहाँ आप डायरेक्टली लेते हो ऐसा एन ब्यूटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 और उम्मीद लगाए रहोगे कि ऐसा यहाँ से Cl बाहर हो जाए वो प्रोडक्ट बने, तो ऐसा कभी बनेगा नहीं, क्योंकि यह कार्बन 1 डिग्री है, बगल में 2 डिग्री है, रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर के बेसिकली प्रोडक्ट इसमें बनने जा रहा है कुछ ऐसा। ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ेगा रीअरेंजमेंट होकर के CH CH3 CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन इज द प्रोडक्ट, और वहाँ से एन ब्यूटाइल। तो हमें बनाना ही है। अब ई बनाने के लिए आप कभी भी डायरेक्ट फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन से नहीं बना सकते हो। यहाँ कोई भी अल्काइल हैलाइड वैसा आप यूज कर ही नहीं सकते हो जिससे ये चीज़ बनेगा। तो बड़ा बेहतर तरीका है इसका कि हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एन ब्यूटाइल बेंजीन को बनाने के लिए हम डायरेक्ट अल्काइलेशन ना करके पहले एसाइलेशन कर लें। पहले एसाइलेशन कर लें ऐसा Cl CO CH2 CH2 CH3 ब्यूटाइराइल क्लोराइड ऐसा एनहाइड्रस AlCl3। तो यह HCl यहाँ से हो जाएगा बाहर और HCl बाहर हो करके ऐसा कुछ बन जाना है C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब यह जो कीटोन बना है इसको बड़ा आसानी से इसमें रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए एक रिएक्शन पढ़ना है, पढ़ोगे आप आगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यदि इस रिएजेंट के साथ इसे रिड्यूस करोगे तो C डबल बॉन्ड वो बदल जाएगा CH2 में, तो ये CH2 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 CH3 ऐसा CH2 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 CH3 इस तरह से बन जाना है। तो कोई भी एन अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करना है यदि, तो डायरेक्टली अल्काइलेशन से ना हो करके इनडायरेक्टली पहले एसाइलेशन करो, और जब यहाँ यह एसाइल सिस्टम बनेगा तो फिर उसको रिड्यूस कर दोगे आप, तो रिडक्शन होने के बाद वो काम हो जाएगा, जो बनाना है वो बन जाएगा। ये डायरेक्ट कभी नहीं बनेगा, याद रखोगे। और यहाँ से यहाँ रिड्यूस करने का बेस्ट रिएजेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसे हम कहते हैं। जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, वहाँ से बनेगा। समझ रहे हो? तो ये हुआ कि फ्राइडल क्राफ्ट, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज बेटर, फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन इज बेटर देन अल्काइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट जैसा कोई बात होगा नहीं, अल्काइलेशन में होगा। तो यहाँ से यह जो है नंबर 1 बात बताया कि एसाइलेशन इज बेटर देन अल्काइलेशन। एसाइलेशन का कुछ लिमिटेशन भी है, एसाइलेशन का कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है जरा उसे देखो आप, ये तो फायदा देखे।
कि जो है यदि इसका हम अल्काइलेशन करवा रहे हैं, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन है, तो अल्काइल बेंजीन बनेगा। और यदि इसी का एसाइलेशन करें हम, ऐसा फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन कर लें यदि इसका हम, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इन दो ग्रुप्स का नेचर जानो, दिस वन इज अल्काइल, दिस वन इज एसाइल। अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग either through plus I or plus H. This acyl is electron withdrawing either through minus I or minus R. ऐसा तो अल्काइल बेंजीन में अल्काइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम है, जबकि एसाइल ग्रुप में एसाइल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम है। तो जैसे ही यह एसाइल ग्रुप इस रिंग में जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद क्या करेगा कि इस रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करने से जो है इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। जबकि यहाँ उल्टा, यहाँ तो यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दे रहा था। अब यदि इसे इलेक्ट्रॉन रिच कर दे रहा है, तो यदि फर्दर इसमें हम कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाहें, यदि फर्दर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें, तो होगा, बड़ा आसानी से होगा, क्योंकि यह जो रिंग है या जो सिस्टम है पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, और पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, तो फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उसमें बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। लेकिन अब चूंकि यह रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, तो इसमें तुम चाहोगे कि फिर से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ें, तो नहीं पॉसिबल है, नहीं। शुरुआत में जुड़ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में रिंग में वैसा कुछ ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली जुड़ेगा। लेकिन एक बार जब यह ग्रुप रिंग में जुड़ा, तो चूंकि यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, रिंग का इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने तरफ करेगा विड्रॉ, और विड्रॉ करने से पूरे रिंग के अंदर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, या पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो फिर से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या सिस्टम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो हाउ टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर? यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ यह सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है या सिस्टम, तो आसानी से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो यह था बेनिफिट और लॉस इन दो रिएक्शंस का। एक में एसाइलेशन बेहतर हुआ, तो दूसरे में अल्काइलेशन बेहतर हुआ। एक बार यदि करवाना हो सब्स्टिट्यूशन और कोई एन अल्काइल टाइप का चीज़ बनाना हो, तो एसाइलेशन को फॉलो करके चलना होगा, लेकिन डबल सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो अल्काइलेशन इज बेटर। डबल सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो वहाँ अल्काइलेशन क्या होगा? बेटर होगा। तो इतना बात को जो है ध्यान में रखोगे। अब ये जो 5 रिएक्शंस पढ़े हम लोग, पांचों को जो है जल्दी से समराइज कर लें हम। इलेक्ट्रोफाइल किसमें क्या बने, प्रोडक्ट क्या बने, क्या नेचर था रिएक्शन का, उसको समराइज कर लें एक साथ। ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और उसमें प्रोडक्ट का नेचर। तो सबसे पहले कंसिडर करा था हमने हैलोजिनेशन। ये सब बेंजीन के लिए लिखा जा रहा है फिलहाल। हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल इज हैलोनियम आयन, बेसिकली क्लोरोनियम या ब्रोमोनियम आयन। प्रोडक्ट हैलोबेंजीन के रूप में मिल रहा था हमें, हैलोबेंजीन के रूप में मिल रहा था, हैलोबेंजीन। नेक्स्ट नाइट्रेशन करा था हमने।
अच्छा, बीच में थोड़ा रिएजेंट भी यदि हम लोग यहाँ ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीचे में यहाँ रिएजेंट लिख करके चलते हैं। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ हेलोजन और कोई लेविस एसिड था। यहाँ जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एलॉन्ग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का मिक्सचर, दोनों मिक्सचर को पहले एक बर्तन में ले लिया जाता है। ये दोनों मिल करके नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें बेंजीन मिलाया जाता है, याद रखोगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल था NO2+, एक लीनियर स्पीसीज, नाइट्रोनियम आयन जिसे कहते थे, शॉर्ट में इससे हम NO2+ लिखने वाले हैं। प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन, प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट था सल्फोनेशन। इसके लिए भी जो रिएजेंट हमने कंसिडर करा था वह था डायरेक्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम H2H2O7। और यहाँ भी दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किए जा रहे थे, SO3 या SO3H+, दोनों चलेंगे। प्रोडक्ट के रूप में क्या था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अलावे दो फ्राइडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, इसके अलावे दो फ्राइडल-क्राफ्ट्स, एक फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो इस फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में रीजन क्या क्या था, एक कोई अल्काइल या एलाइल हेलाइड, इसके साथ कोई लेविस एसिड, AlCl3 जनरली ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कोई कार्बोकेटायन टाइप का, प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल बेंजीन, ऐसा। और एक लास्ट पढ़े फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। रिएजेंट एसिड क्लोराइड और AlCl3। सो इलेक्ट्रोफाइल इज दिस एसाइलियम आयन। इसके जगह पे हो सकता है एग्जाम में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड दे करके O+ दे दे, दोनों चलेगा। अब प्रोडक्ट के रूप में एसाइल बेंजीन या एरोमेटिक कीटोन बना पा रहे थे हम लोग, ऐसा। तो यह समरी हुआ, जो 5 रिएक्शंस पढ़े इलेक्ट्रोफाइल, सब में इंपॉर्टेंट रहा। एसाइलेशन में देखो बाकी सब में रिएजेंट क्या क्या होंगे वो तो हम क्लियर कर चुके हैं कि हैलोजन में आप क्लोरीन ब्रोमीन लोगे, फ्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं लोगे, बता चुके हैं। इसमें NO2 के लिए इस मिक्सर को ही लेना होगा, कोई और नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट, इसका भी रीजन बता चुके हैं। यहाँ ये दोनों कैसे बने ये भी हो चुका है। यहाँ अल्काइल में क्या लिमिटेशन है लेने पे ये भी बता चुके हैं। एसाइल में तो एसाइल में क्या एसिड क्लोराइड ही हम लोग ले सकते हैं, ज़रा सोचो। एसाइलेशन में क्या हम लोग एसिड क्लोराइड ही ले सकते हैं या इसके अलावे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एसाइल ग्रुप केवल उसी में नहीं है, एसाइल ग्रुप वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसिड अमाइड भी है, इसमें भी एसाइल है, जैसे एस्टर भी है, यहाँ भी है, जैसे एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ भी एसाइल है, सब में एसाइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक है, अल्डिहाइड है, कीटोन भी है, सब में है। देख लो यह एसाइल ग्रुप जो जुड़ रहा है सब में है। तो हम लोग एसिड क्लोराइड ही ले सकते हैं या इसमें से किसी को भी लिया जा सकता है, कहने का मतलब ये हुआ बस। तो देखो शायद इलेक्ट्रोफाइल वगैरह जब बता रहे थे उस समय इस बात का चर्चा हम किए हुए थे, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन जितना आसानी से हो पाएगा उतना बेहतर होगा रिएक्शन। इन सब में देखोगे तो कहीं कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, मतलब कार्बन 2p नाइट्रोजन 2p, कार्बन 2p ऑक्सीजन 2p,
कार्बन का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। यहाँ भी कार्बन का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। सब में कार्बन का 2p, इसका 1s, इसका 2p, इधर कार्बन होगा तो 2p। यह सब में जो लोन पेयर है ना हेट्रो एटम पे, उस लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा इधर और बड़ा इफेक्टिव होगा 2p की वजह से। और इस वजह से एक तो यह बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ये ग्रुप हटेगा नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगा कम, और तीसरा कि नाइट्रोजन फिर अपना लोन पेयर उधर एल्यूमिनियम को, लेविस एसिड को कैसे दे पाएगा, क्योंकि लेविस एसिड के साथ कंबाइन होकर के इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था ना। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बॉन्ड को वीक कर रहा था, अभी बॉन्ड को वीक नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ऐसा सब में वही बात है। 2p बेहतर ओवरलैपिंग होगा। एसिड क्लोराइड ही एक था जिसमें ये चीज़ नहीं हो रहा था, हाँ, क्योंकि यहाँ 3p 2p ऑर्बिटल था तो इधर इसका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, तो उधर जा रहा था, बॉन्ड को वीक कर रहा था। और बाकी सब में देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होने वाले हैं सब में। यहाँ भी अल्डिहाइड में तो ये 1s है तो और भी मजबूत बॉन्ड हुआ इसमें, ऐसा। अब यहाँ कोई कीटोन लोगे तो इसमें रेजोनेंस ऐसा इस तरह से यदि है तो एसिडिक होने की वजह से ऐसा तो होगा ही ना, O पे माइनस डबल बॉन्ड CH ऐसे करके यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। So one of the best electrophile for the reaction is acyl group, और एसाइल में भी एसिड क्लोराइड का होगा। एसिड क्लोराइड के अलावे ना तो वहाँ अमाइड सूट करेगा, ना एस्टर सूट करेगा, ना एसिड एनहाइड, कुछ भी सूट नहीं करेगा। और वजह उसका एक ही हुआ कि उस केस में कार्बन और इस ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रांग होगा ड्यू टू रेजोनेंस। एसिड क्लोराइड में नहीं होता, इसका रेजोनेंस इधर नहीं हो पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर उधर लेविस एसिड को देगा, बॉन्ड को वीक करेगा और फिर वहाँ से जो है फॉर्मेशन होना है किसका, प्रोडक्ट का। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसको और एडवांस लेवल तक लेकर के पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन हमने देखा ना, अब एक बार एरोमेटिक सिस्टम में कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो दोबारा उसका सब्स्टिट्यूशन किस नेचर पे होगा, कहाँ होगा, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।